अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 67 स्टार्ट करते हैं जी कैफ वन का। कल टर्म टेस्ट है और जो टर्म टेस्ट नहीं देगा वो एक हफ्ता, खबरदार किसी ने छुट्टी की, एक हफ्ता खड़ा रखूंगा उसको। फीमेल स्टूडेंट्स को जी नहीं, कल ही देना है जी, नहीं ऐसी कोई ऑफर नहीं है, कल ही देना है। ओके, बहुत दिन से तैयारी चल रही है और फीमेल स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं देंगी तो हाइब्रिड में खड़ी रहेंगी और एक हफ्ता खड़े रहने के बाद फिर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में जिसके 45% से कम मार्क्स हुए, 45% से कम मार्क्स वाले को बैड फेलियर कंसिडर करते हुए फिर एक हफ्ता खड़ा रखा जाएगा। और इस 2 हफ्ते के वक्त के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट IS 8 होना है और उसके बाद IS 7 कैश फ्लो या EPS, इनमें से कोई एक टॉपिक मैं करवाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। छुट्टी आपने कर नहीं सकनी, छुट्टी आपने कर नहीं सकनी। करेंगे तो फिर अगली बार पढ़ने के इरादे से करेंगे कि इस बार तो फिर अब हमने नहीं ये पर्चा देना, और जब छुट्टी नहीं करेंगे तो क्लास में आएंगे, क्लास में आएंगे तो मैंने बैठने नहीं देना। इसलिए टेस्ट भी लाजमी दीजिएगा और पास भी लाजमी कीजिएगा बच्चों। मुश्किल सवाल भी होते हैं टेस्ट में, आसान भी होते हैं, ठीक है। आसान सवाल में मार्क्स अच्छे आए, मुश्किल में भी फाइट करके आपने पासिंग मार्क्स लाजमी लेने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब पास होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो टेस्ट चेक, वो होमवर्क चेक आज का दिन नहीं करूंगा, जाहिर है मैंने ट्यूसडे का कहा था, लेकिन फिर भी डिस्कशन तो करनी है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारा होमवर्क किया हुआ है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने एक भी सवाल होमवर्क का नहीं किया हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पूछना ही भूल गया, वो बात ये थी, ये वाला लेक्चर 44 मिनट्स का कल मैंने लास्ट डे मैंने फ्राइडे को क्लास में चलवाया था, वो किस किसने क्लास में बैठ के सुना था? अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। जिन्होंने अपलोडेड सुना था वो हाथ खड़ा करें, यूट्यूब वाला। जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ खड़ा करें। जी हाँ, मुझे पता था, हाथ ऊंचा खड़ा करिए। इत्तेफाक से पिछली क्लास में करेक्शन ऑफ एरर के इस सवाल की बात नहीं हो सकी, जिस वजह से एक मौका मिल गया है तो मैंने माफ़ी भी दे दी। उस्ताद फ़ायदे का काम ही करता है। बच्चों ने आके यहाँ पे बातें की, छुट्टी किए बगैर, बताए बगैर करके। मैं ये चाहता था कि ये लेक्चर सुन लें आप, वरना नहीं सुनते, ठीक है। तो जब तक ना पता चल सकता मैंने उसको रोकना ही था बात को। खैर, ये लेक्चर टाइमिथी वाले सवाल का था 44 मिनट्स का, और एंड वाली एडजस्टमेंट को मैंने उस लेक्चर में ये कहा था, उसमें पिछली दफ़ा का वो लेक्चर है बेसिकली, पिछले सेशन का। तो मैंने कहा था कि ये आपकी तरफ से अगर हो जाए तो कितने बच्चे ऐसे ज़रा ऊंचा हाथ खड़ा करें जिन्होंने ये लेक्चर अभी तक यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं लिया, वो हाथ खड़ा करें प्लीज़। मैंने ज़रा अंदाज़ा लगाना है, पिछली क्लास में आपसे ज़्यादा थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माशाल्लाह 20 के करीब उधर भी है माशाल्लाह। तो ये आज लाजमी सुन लेंगे कल की क्लास में। जी बेटा, हाफ ही था, एंड पे जल्दी कहा गया था ये एडजस्टमेंट ऐसे होनी है, प्लस प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई। यही बात तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज लाजमी सारे बच्चे इंश्योर करें कि ये इतना सुन लें। मैं जब अब दोबारा कल होपफुली IS 8 भी शुरू करना है, लेकिन मैं इसकी बात करूँगा। जब इसकी बात करूंगा तो इसकी बात स्टार्ट करूंगा वहां से जहां तक ये बात हुई थी, तफसीली एडजस्टमेंट जो हो गई थी वो हो गई थी, बात समझ रहे हैं। उससे आगे मैं बात शुरू करूंगा और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी करवाऊंगा। CP वाले सवाल की प्रॉफिट एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी अभी रहता है, ठीक है। तो ये लाजमी है आपके लिए कि आज आपने इसको कर लेना है। फिर सारी थ्योरी स्टेटमेंट इक्विटी की रीडिंग करनी है, मैंने निशान लगवाए हैं, सिर्फ रीड करनी है, बाकी मैंने समझा दिया समझाने वाली बात। और सारे MCQs मैंने आज डिस्कस करने थे, लेकिन क्वेश्चन बैंक 6 बच्चों ने कहा करवा दें तो मैंने करवा दिया। तो उसके करने में तकरीबन कोई हमें पौना घंटा तो उसी में लग गया। फिर बहुत सारी बातें फिर और भी बंदा डिस्कस कर रहा होता है, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करता चला गया, ठीक है। तो बहरहाल स्टेटमेंट इक्विटी आज ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस MCQs अब आपके एंड पे करना बाकी रह गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोट कर लें। ये होमवर्क आपका है, 44 मिनट्स वाला लेक्चर आपने सुनना है लाजमी। उसके बाद सारी थ्योरी जो मैंने आपको अभी निशान लगवानी है, जो पढ़ा दी तो पढ़ा दी, जो नहीं पढ़ाई उसको रीड करना है, और सारे MCQ स्टेटमेंट इक्विटी के करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओह सॉरी, होमवर्क है लेक्चर 67 का, ठीक है। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 मैं क्वेश्चंस तो पूछता चला आया था कि किस किस क्वेश्चन में मसला आया है। तो बच्चों ने किसी क्वेश्चन में मसले का कहा नहीं। वैसे प्रैक्टिस सेट 1 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हो गया था? अच्छा, उसके बाद जो 2-3 बातें हमने की थी ज़रा वो भी मैं रिवाइज कर दूं। पहली बात, क्वेश्चन बैंक के सवालों के अंदर मैंने ये कही थी कि डिविडेंड 2 तरह का होता है, आपको पता है, ठीक है। बोनस और कैश की एंट्री तो होती है। डिविडेंड 2 तरह का होता है टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल और इंटरिम। फाइनल का दूसरा नाम एनुअल भी होता है, फाइनल डिविडेंड को एनुअल डिविडेंड भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब सालाना डिविडेंड ये एक ही होता है, और ये जिस साल का होता है उससे अगले साल में दिया जाता है, ये हमें पता है, ठीक है। इंटरिम एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है, कोई 3 महीने के प्रॉफिट्स देकर दे दें, फिर 6 महीने के प्रॉफिट देकर फिर दे दें, 9 महीने के प्रॉफिट देकर फिर दे दें, तो 2-3 बार भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा,
डायरेक्टर्स डिविडेंड को रेकमेंड करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स उसको आके अप्रूव करते हैं, लेकिन ये सिर्फ उसके केस में है जो फाइनल डिविडेंड होता है। उसकी वजह ये है कि शेयर होल्डर साल में सिर्फ एक दफा आते हैं एनुअल जनरल मीटिंग करने, तो एनुअल डिविडेंड ही है जिसको वो अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिविडेंड एनुअल डिविडेंड होगा, फाइनल डिविडेंड होगा, उसको डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर्स को एजीएम में आके अप्रूव करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है लिस्टेड कंपनी जैसे मिसाल के तौर पे 4 महीने में उसको एजीएम करनी होती है, ठीक है, और उस एजीएम का 21 दिन का नोटिस, ये सारी बातें ना मुझे अब करनी पड़ रही है कंपनी चेंज होने से ना, कंपनी लॉ जरा बाद में बच्चे पढ़ने लग गए नॉर्मली इस वजह से, वरना बच्चों ने पढ़ा होता था मैं ये बात कभी भी नहीं करता था, उन्हें पता होता था। तो लॉ में आपने बातें पढ़नी है बड़ी तफसील से। बात क्या कर रहा था? हाँ, डायरेक्टर्स जो है, मैं से पहले ये बात करता कि कंपनी को 4 महीने में एजीएम करनी है और उस एजीएम का एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले देना है, और उस नोटिस के साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लगा होना जरूरी है। जिसका मतलब मैंने कहा था प्रैक्टिकली 3 महीने 8-9 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एनी केस बन के ऑडिट होके प्रिंट हो जानी चाहिए, क्योंकि वो नोटिस के साथ लग के जानी है शेयर होल्डर को, ठीक है। अच्छा, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं डिविडेंड, लिखते हैं, वो पे अगले साल होना है, लेकिन 18 के साल में खड़े हैं, 18 की फाइनेंशियल बनी है, उसके अंदर डायरेक्टर्स एक लाइन डालते हैं, नीचे डायरेक्टर कहते हैं जी हम रेकमेंड करते हैं, हम ये प्रोपोज करते हैं कि जी मिसाल के तौर पे 10% डिविडेंड होना चाहिए, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के पास जाती हैं नोटिस के साथ, उनको देखते हैं अच्छा डिविडेंड इतना है, अब वो कहते हैं चलो एजीएम में बात करेंगे। फिर एजीएम होती है, उसमें शेयर होल्डर्स आते हैं और आके वो उस डिविडेंड को या तो ज्यादा या कम या बराबर पे अप्रूव कर सकते हैं। तो लॉ कहता है कम या बराबर तो ठीक है, ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी शायद तस्वीर भी बनाई थी, वो भी देखते हैं। यहां कहीं पे एक रूल सा बनाया था, यहां कहीं ये इस जी, मैंने कहा था डायरेक्टर्स रिकमेंड किया परसेंटेज में और रुपीज में, रुपीज को परसेंटेज में हम कन्वर्ट करना में आता है, ठीक है ना। डायरेक्टर ने कहा जी हम रेकमेंड करते हैं, प्रपोज करते हैं 5 रुपए डिविडेंड, शेयर होल्डर ने कहा मीटिंग में आकर जी 5 ही हम अप्रूव करते हैं, तो एंट्री किससे करोगे? 5 से। शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स ने कहा 5 हम रेकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर ने कहा नहीं हमें 4 ही बहुत है, डायरेक्टर्स कहेंगे बिस्मिल्लाह, ठीक है 4 से एंट्री कर देते हैं, ठीक है। बात समझिए, हम खड़े हैं 2018 में, बल्कि 2019 में खड़े हैं, और 2019 के अंदर ये 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हुई है ना यहाँ पे, ठीक है। तो डिविडेंड तो 18 वाले साल का है, लेकिन 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता, यही तो कहा जा रहा है। 19 में मार्च अप्रैल में कहीं मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में जो उन्होंने रेकमेंड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखकर कितना डिविडेंड होना चाहिए वो अप्रूव करने जा रहे हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। डायरेक्टर ने रेकमेंड किया 5 रुपए, शेयर होल्डर ने कहा नहीं जी हमें तो 6 चाहिए, लिमिट किस पे कर दिया लॉ ने, सॉरी शेयर होल्डर्स आप 5 से ऊपर रेकमेंडेशन से ऊपर अप्रूवल नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये जितना अप्रूव होगा, ठीक है, केसेस मैंने बता दिए, उससे एंट्री होगी 19 के साल में जाकर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट के बाद, समझो। तो 19 के साल का डिविडेंड 19 के साल में, 18 के साल का डिविडेंड फाइनल जो है वो 19 के साल में नजर आता है, 18 में नजर नहीं आता, ठीक है ना। तो ये बात भी हमने की थी, ओके, ठीक है। साथ ही हमने एक और बात भी की थी, ये बात समझ आ गई कि डायरेक्टर्स के रेकमेंडेड डिविडेंड से ऊपर नहीं जा सकते शेयर होल्डर्स, या उसके बराबर अप्रूव करें या उससे कम करें, क्लियर है। लेकिन ये बात सिर्फ किस डिविडेंड के केस में होती है? फाइनल डिविडेंड के केस में। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं शेयर होल्डर्स को अप्रूव करने के लिए जब आते हैं, भाई जल्दी आओ, ये किस टाइम आ रहे हो आप लोग यार, अजीब लोग हो, ये क्लास का टाइम है आपका यार। दरवाजा खुल रहा है, मेरे से डिस्टर्बेंस हो रही है, वरना तो मुझे क्या, खुद ही इनका प्रोग्राम है अगले साल पे दोबारा पर्चा देने का, तो जी गर्मियों में जी मैं याद कर रहा हूं, डिस्टर्बेंस होती है बेटा, टाइम पे आया करें, नहीं तो बाहर पीछे खड़े हो जाया करें। फाइनल डिविडेंड साल में एक बार होगा ना, एनुअल जो है एनुअल प्रॉफिट बेस, जिस साल का होगा उससे अगले साल में आएगा। सिर्फ ये वो डिविडेंड है जो डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं और अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर साल में एक बार ही आते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। ईओजीएम आप लॉ में जाके पढ़ना, ठीक है। अच्छा, अगली बात, जो ये इंटरिम डिविडेंड होता है ना, ये डायरेक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं वही अप्रूव्ड होता है, उसके लिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। वो जितना डायरेक्टर्स ने कह दिया बस उतना ही है, क्योंकि डायरेक्टर्स जो है वो 3 महीने बाद डिविडेंड दे रहे हैं, 6 महीने बाद दे रहे हैं, 9 महीने, तो शेयर होल्डर थोड़ी बार बार बुलाएंगे आओ आके अप्रूव करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड जो साल में एक होता है वो रेकमेंडेड जो होगा उसको अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर्स, और नॉट मोर देन रेकमेंडेड फिगर। लेकिन इंटरिम डिविडेंड जो डायरेक्टर्स कहेंगे वही अप्रूव्ड होगा, उसको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ये 2 बातें हो गई। इस स्टेटमेंट की बात तो मैंने अभी की ही नहीं, सॉरी कौन सी स्टेटमेंट, कहां पे लिखी है स्टेटमेंट? मैंने तो कोई स्टेटमेंट पढ़ाई नहीं बेटा,
किसी सवाल पे जब जाऊंगा ना बारी बारी, तो जिस सवाल में स्टेटमेंट लिखी हुई है उस सवाल में मुझे रोक लीजिएगा, ठीक है। सवाल के अंदर लिखी स्टेटमेंट है ना, मुझे उस सवाल पर रोकिएगा। फिलहाल आप ये बात समझिए जो मैंने कही, ठीक है। डिविडेंड दो तरह का, फाइनल और इंटरिम। फाइनल साल में एक बार, इंटरिम कई बार हो सकता है। फाइनल जो है उसमें रेकमेंड करेंगे डायरेक्टर, जो अप्रूव कर सकते हैं शेयर होल्डर सिर्फ उस तक या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। डन। अगली बात मैंने आपको ये की थी कि बोनस डिविडेंड की दो तरह से एंट्री हो सकती है, या आप रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर दें या शेयर प्रीमियम को डेबिट कर दें। पिछली क्लास में भूल गया इशुएंस ऑफ इक्विटी की, चलें 12 अब कल से। तो दोनों ही एंट्री सही हैं, ठीक है, लेकिन बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस क्या है, शेयर प्रीमियम को यूज करें फॉर इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, क्योंकि इसमें और कहीं इस्तेमाल होना नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा था पर्चे की हद तक आप ऊपर वाली एंट्री कर लिया करें। हाँ, जब आप किसी जगह पर ऑर्गेनाइजेशन में जाकर बैठे तो वहां पे अच्छी प्रैक्टिस को यूज कीजिएगा। शेयर प्रीमियम जितना पड़ा उसे यूज करें। अगर शेयर ज्यादा इशू किए हुए हैं तो शेयर प्रीमियम खत्म हो जाए तो बाकी फिर रिटेन अर्निंग सही कर देना, ठीक है। लेकिन यह भी कहा था आपको कि अगर सवाल खुद कह दे कि बोनस शेयर्स को शेयर प्रीमियम से आपने लाजमी लिख दे एक्सप्रेसली कि शेयर प्रीमियम में से आपने इशू करने हैं बोनस शेयर्स, तो फिर लाजमी है कि आप दूसरे वाली एंट्री करें, फिर पहले वाली करेंगे तो नंबर कटेंगे। ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद भी कोई बात थी, उसके बाद मेरे नहीं ख्याल को बात थी। सवालों पे चलते हैं और वन बाय वन मैं क्वेश्चंस को देखता हूं जो होमवर्क में दिए थे। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आप लोगों के होमवर्क में था। जिस सवाल में कोई मसला किसी को आया तो बताएं, इस क्वेश्चन में कोई मसला है तो बताएं। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? कुछ साइजेबल पोर्शन हो ना, फिर क्वेश्चन आए तो बंदे को होता है कि हाँ यार, फिर जिन्होंने नहीं किया अल्लाह उनको हिदायत दे, पास करने का इरादा जब करें तो जब वो करेंगे तो उनको भी मसला नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन नहीं इसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हमने क्लास में ही कर लिया था। इसमें कोई मसला है तो बताएं। क्लास में किया था, फिर भी किसी को बाद में आ गया इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई मसला है तो बताएं, बोले। पास पेपर 1 एक आसान सवाल था, क्लास में हमने किया, इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई मसला है तो मैं बताने को तैयार हूं। पास पेपर 1 देख लें पेज नंबर 371 पे मैं पहुंचा हूं। पास पेपर 1 वेडनेसडे लिमिटेड। कोई सवाल अगर इस सवाल में है, अब ज़हन में आ रहा है तो पूछ लें, बातें ना करें आपस में प्लीज। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बड़े ही तफसील से पूरा एक लेक्चर लगा दिया था हमने इस पे, ठीक है। मैं नहीं करवाया, पर फिर भी कोई सवाल देने में बाद में आ जाता है तो मैं इसलिए कह रहा हूं एक बार गो थ्रू करें ताकि इस चैप्टर की कंप्लीटनेस एंश्योर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस थे जिसके लिए मैंने ये 2-3 बातें कही थी। हाँ, एक और बात भी कही थी। पहली बात मैंने ये बताई थी कि डिविडेंड एनुअल भी होता है और इंटरिम भी। एनुअल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो होता है वो डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स के कहने से, रिकमेंडेशन से ज्यादा नहीं, बराबर या कम कर सकते हैं। दूसरी बात हमने ये की थी कि शेयर प्रीमियम से एंट्री भी हो सकती है बोनस शेयर्स की, ठीक है। तीसरी बात हमने ये की थी, मैंने कहा था कि अगर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसे है, ऑफर किए आपने 5 मिलियन शेयर्स, ठीक है, और उसमें से सब्सक्राइब सिर्फ 3.75 मिलियन हुए, तो एंट्री सिर्फ 3.75 मिलियन से करनी है, ठीक है। और उस दिन करनी है जिस दिन पैसे रिसीव हो जाए। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 जब करना है ना, ये सारी बातें दोबारा आ भी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बैंक का कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ओके, कोई मसला इसमें? बोनस इशू 2 to 1 तो हो ही नहीं सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? 2 to 1 का मतलब है 2 for 1 into 100 is equal to 200%। हो सकता है। पहले शेयर्स पड़े थे 100, उन्होंने 200 नए शेयर इशू कर दिए, यहां तक हो गया। आप बोले राइट इशू में नए शेयर इशू होते हैं पैसों के अगेंस्ट, बोनस इशू में नए शेयर इशू होते हैं बगैर पैसे दिए। तो राइट इशू की एंट्री होती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, मैं शेयर प्रीमियम को नहीं बोल रहा, और बोनस शेयर्स की एंट्री होती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, या शेयर प्रीमियम में डेबिट हो सकता है। भाई को सवाल है, खड़खड़ हो रही है उधर से, हाइब्रिड से। ओके, ये टाइम से आया करो भाई, ये तुम लोगों का कोई पता नहीं, या पिकनिक स्पॉट पे आते हैं आप लोग यार, जब मर्जी आ गए, ऐसे थोड़ा ही होता है। बहुत नुकसान कर रहे हो आप लोग अपना। 25 पे क्लास शुरू होती है, 30 तक हर बच्चा आ जाए, कल से कोई नहीं आने दूंगा। वैसे भी कल से तो आने तो दूंगा, मतलब बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि क्लास छोड़ना हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि बच्चा इतने दूर से आए और क्लास छोड़ दे, लेकिन बैठ के पढ़े, जराइम पेशा खास बिल्कुल नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया जी? कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है, जान ही नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 3 दोनों साल की बनानी थी चेंजिंग इक्विटी, को मसला इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो मोटी मोटी बातें इसके अंदर हैं वो 6 के अंदर सारी मौजूद हैं। फर्क सिर्फ ये है 4 और 6 में, 4 में हमने राइट इशू किया था, ठीक है। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है और शेयर कैपिटल के ऊपर परसेंटेज लगती है, जबकि आईपीओ में नंबर ऑफ शेयर्स बता देता है तो और आसानी हो जाती है, ठीक है। सही है। 4 में को कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? 4 कम होते जा रहे हैं जैसे से आगे जा रहा हूं जी। चलो फिर इसका मतलब अच्छा ही किया मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया क्लास में जी। 4 कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? हाइब्रिड में हालात बहुत बहुत पतले हैं, या मुझे हाथ नहीं नजर आ रहे? अच्छा जी, किसी को क्वेश्चन है इसमें?
6 तो मैंने करवाना है ना यार, उसको तो छोड़ ही दो। 5 में को मसला, 5 में ये चीज थी जो 6 में चेंज थी, ये देख लो 5 मिलियन शेयर रेडी पे लगा के बैठे थे डायरेक्टर्स, आ जाओ भाई आ जाओ, शेयर ले लो 25 का एक, 25 का एक, और लोग आए और धड़ाधड़ सारे शेयर्स खरीद कर ले गए। सब्सक्राइब का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ये देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, ये ऑफर है, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी हम खरीदेंगे, लेकिन जब तक पैसे ना आ जाएं हम एंट्री नहीं करते, ठीक है। तो 28 फरवरी को इन्होंने ऑफर किया और सारे शेयर जो सब्सक्राइब हो गए, अब चाहे वो 28 फरवरी को हैं, चाहे वो 1 मार्च को हैं, चाहे वो 15 मार्च को हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें मकसद किससे है, पैसे किस दिन आए। 31 मार्च को आए तो अभी पढ़ाऊंगा ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल, ये सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में लिखने हैं जिनके पूरे पैसे रिसीव हो गए, पेड अप। ऑफर किए 5 मिलियन, सब्सक्राइब हुए 3.75, हमारे अगले सवाल में जो करना है, ठीक है। और पैसे सारों के नहीं आए, अगर तो जितनों के पैसे आए सिर्फ उनकी एंट्री करनी है, ओके, सही है जी। हाँ, मैंने बोला 2-3 बार कि जो डिविडेंड रिकमेंड हुआ डायरेक्टर्स की तरफ से और वो शेयरहोल्डर ने अप्रूव करना है, ये सिर्फ फाइनल डिविडेंड पे एप्लीकेबल है, इंटरिम पे नहीं है। फाइनल डिविडेंड क्योंकि वो एजीएम में अप्रूव करते हैं, और एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग है, वो एनुअल साल में एक बार होती है, और एनुअल डिविडेंड भी साल में एक बार ही होता है। लेकिन इंटरिम कई दफा होता है, 2 दफा भी हो सकता है, 3 दफा भी हो सकता है। इंटरिम जितनी बार मर्जी देते हैं, 10 दफा देते हैं, वो हर महीने डिविडेंड दे जा रहे हैं प्रॉफिट को, हर महीने के प्रॉफिट देखते हैं, थोड़ा और दो डिविडेंड, जितनी बार मर्जी दें। इंटरिम डायरेक्टर्स की मर्जी है, लेकिन हर बार फिर शेयरहोल्डर्स को नहीं बुलाते अप्रूवल के लिए, सिर्फ फाइनल डिविडेंड अप्रूव होता है शेयरहोल्डर्स की तरफ से। इंटरिम के लिए जो डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है वही अप्रूव्ड है, देयर इज नो नीड ऑफ अप्रूवल फ्रॉम एनीबॉडी। अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस ही ना करे और शेयरहोल्डर्स चाहे कि कंपनी, बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, फिर लड़ाई होगी। जरूरी नहीं है डिविडेंड हर साल दिया जाए, नहीं भी देती कंपनी, प्रॉफिट्स कम है, प्रॉफिट्स नहीं है, एक्सपेंशन में जाना है, कहा यार इस दफा डिविडेंड नहीं है, मेहरबानी करो, क्या हो सकता है। डिविडेंड बहुत ज्यादा दे दें, डिविडेंड कम दें, डिविडेंड बिल्कुल ना दें, इजाजत है। ये कौन सा लोन है, इसे कौन सा सूद है, इसीलिए तो ये वो हराम की तरफ चला जाता है, फिक्स है वो भाई, हर साल इतने % इंटरेस्ट देना है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक भी होते हैं, वो मैंने आपको ईपीएस के टॉपिक में पढ़ाना है, जो यहां पर वो इस्तेमाल हुए ना, मैंने आज उसके साथ लिखवा दिया आफ्टर ईपीएस करके ना, ठीक है। वो आप लोगों को ईपीएस का टॉपिक जैसे ही आप पढ़ेंगे वहां पे हम जाकर पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी होते हैं, इररिडीमेबल भी होते हैं, रिडीमेबल को इक्विटी कहते हैं, रिडीमेबल को लोन कहते हैं, वो सारी बातें वहां से कहूंगा, ठीक है ना, वो वहीं पर जाकर पढ़ेंगे ताकि मजा आए ना, आगे एप्लीकेशन आ जाए। अभी पढ़ा दूं, फिर 10 दिन बाद जाके वो टॉपिक शुरू हो तो बंदा भूला होता है, वहीं पे टॉपिक के अंदर ही बात बेहतरीन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? माशाल्लाह 5-6 बच्चों ने कर दिया पूरी क्लास में से। आज क्लास कम है बच्चे, क्या बात है, धुंध है आज, धुंध है सर, आज धुंध है, आज सैटरडे है, आज बारिश है, आज बस सीए नहीं करना आप लोगों ने, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा सुने, आज मंडे है, एसी को क्या करें, एसी भाई जरा 26 पे करा दें, अच्छा जी 23 पे करा दें जी, बस ना उन्होंने बांधना था 18 23 पे करा दो पाए। रिक्वायरमेंट प्रिपेयर शेयर एंड इक्विटी फॉर 31 दिसंबर 18 एंड 19, इग्नोर टैक्सेशन तो इग्नोर ही किया, पढ़ाई नहीं मैंने। एबीसी कॉर्पोरेशन ब्ला 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 ब्ला, ओपनिंग बैलेंसेस, अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं बोला बेटा आपने, अल्लाह पूछे तानू, कहां से वापस लाए आप मुझे जी। ये वाला क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन बैंक का 1, चुप कर जाओ यार, अब पहले वापस आना पड़ गया मुझे, रिवर्स गियर जी। जी बेटा इसकी एंट्री चाहें तो आप कर लें, रिटेन्ड अर्निंग्स अपने वाली पहले करते हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड को डेबिट कर दें और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करें। मैंने कहा था या आप ये भी कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम में डिविडेंड को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दें, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है, चलें आई कैप को ईमेल्स की आदत तो हमारी पड़ी गई है, मैं एक और ईमेल कर दूंगा, उसमें पूछ लूंगा कि अभी भी आपका फैसला वही है जो पिछली बार था, आपको ईमेल की थी, तो लड़ी ना पहने को, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी एंट्री हो सकती है। अब बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे शेयर कैपिटल 3000 है, शेयर प्रीमियम ये वो सब कुछ, प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, ये कैश डिविडेंड है, ठीक है। और टोटल इक्विटी, और इस 200 के परसेंटेज को आपने 3000 पे लगाना है, तो इसका मतलब 6000 हो गया, तो ये एंट्री होगी 6000 से, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप शेयर प्रीमियम को यूज कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में चूंकि शेयर प्रीमियम पूरे का पूरा इतना अवेलेबल ही नहीं है कि वो, देखो ना शेयर कैपिटल तो आपने 6000 से क्रेडिट करना है, अब शेयर प्रीमियम में पड़ा ही कितना है
तो बाकी फिर कहां पे जाएगा? डिविडेंड बैलेंसिंग यहां से डाल दो, कितना बनता है? अब मुझे बताओ सोल्यूशन में कौन सी वाली एंट्री हुई है, पहली या दूसरी? दूसरी हुई है तो ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है जी, कर सकते हैं। और लिखा हुआ और मैंने आपको ये कहा था कि हमने पूछा था आईकेएस, उन्होंने कहा जी दोनों एंट्री सही हैं, दोनों के नंबर मिलते हैं। अब ये बात फजूल है कि आप सोल्यूशन में वो वाली क्यों रखी हुई है जब दोनों ही हो सकते। ये आईकेएस में क्वेश्चन बैंक है ना, आईकेएस ने अपनी मर्जी से वो भी डाल दिया। ठीक है, दोनों सही हैं बेटा, दोनों सही हैं। लेकिन जब मैंने कहा आप किसी का अकाउंटेंट जाकर लगना, तो ये वाली करना ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी आपकी आसानी के लिए मैंने कहा एक ही एंट्री याद रखो, लेकिन किसी सोल्यूशन में ये नजर आ जाए परेशान ना हो, इसलिए मैंने ये कहा। बहरहाल कर लेते हैं फिर इसको जी, ज्यादा आगे तो नहीं निकल गया। हाँ अच्छा जी, अब हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है 18 और 19 की। माशाल्लाह इतने मार्कर लगे हैं स्टैंड में। कर लो, तुम बात कर लो, हम बाद में पढ़ लेंगे, क्या हो गया जी। क्या नाम है इस बिजनेस का? एबीसी कॉर्पोरेशन। कितना मैं रोबोट भाई चुप कर जाओ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी थोड़ी सी जरा रीटी कर लो। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 लिखना। 19 18 19 की बनानी है तो 19 ये आईएएस सेट की तैयारी हो रही है, वहां पे स्टेटमेंट इक्विटी ऐसे ही बनाएंगे, तो भी से तैयारी करवा दी। ठीक है, तो 19 के साल की अगर है तो 18 उसका कंपैरेटिव है ना, तो टॉप पे क्या लिखोगे? 19। ठीक है, और कोई वहां स्टेटमेंट आप प्रिंटेड उठाकर देखोगे ना, उसमें 2 साल की चेंज इक्विटी बनी होती है। ठीक है, तो टॉप पे 19 ही लिखा होगा और फिर 18 19 की नजर आ रही होगी। जैसे बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होगा एज ऑन 19, कंपैरेटिव में 18 भी होगा। इनकम स्टेटमेंट में लिखा होगा फॉर द ईयर 19, कंपैरेटिव में 18 होगा। तो जो साल होता है करंट वही लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या सिखाया था आपको? एक बार आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, फिर आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस, और फिर आप दोबारा लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ठीक है, काफी है वैसे, कमी बेची देख लेंगे। उसके बाद क्या सिखाया था आपको? वो जो ऊपर वाली डेट है वो यहां पे लिखो 31 दिसंबर 19, तो फिर ये 31 दिसंबर 18, तो फिर ये 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इक्विटी का सवाल आ जाए तो कैसे शुरू करना है, अगर मेरे को मसला नहीं है तो फॉर्मेट भी हर सवाल एक ही तरतीब से करने के आदि हैं, आपको पता है। हम अभी तक ऐसे ही करते हैं, नोट में ऐसे तो फॉर्मेट बनाया फिर सवाल शुरू किया। इस तरीके से हर टॉपिक का एक तरीका है सवाल करने का, वो एक ही तरीका हम सारे सवालों में अप्लाई करते हैं। उससे फायदा ये होता है बेटा कि किसी सवाल के अंदर मुश्किल सवाल आ भी जाता है किसी टॉपिक से, तो पासिंग मार्क्स आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है ना, आप अपना फॉर्मेट बनाए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अब इस पूरे सवाल में शायद वही एडजस्टमेंट 5 ही है जिसका आपको मसला होना। ठीक है, तो चले बाहर। उसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, और पूरा सवाल पढ़ा आपने, मिलकर भी पढ़ लेंगे, लेकिन पूरे सवाल में कहीं रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं था। तो ये 4 ही कॉलम्स हैं। कौन कौन से जी? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, चलो पहले अब लिखवा दिया बच्चों ने, और जनरल रिजर्व। ठीक है, और टोटल। ये घर पे जाके बना लेना, पर्चे में भी यही कहना। ठीक है ना, पर्चे में यही कहना। थोड़ी सी और जगह बनाने दो मुझे, जगह खाली। शेयर कैपिटल ऊपर रुपीज इन थाउजेंड या मिलियन, जो आपने कहा वो भी करना है। शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स और जनरल रिजर्व। ठीक है जी, ओके। अब पर्चे में ये ना कहना टोटल कॉलम घर जाके बनाएंगे, वो अगली बार भी घर भेज देंगे कि ये पेपर में आप पास नहीं है, घर बैठ के दोबारा पढ़ें। टोटल का कॉलम रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ ना, नॉट रिक्वायर्ड, तो आपने फिर लाजमी बनाना है। ओके, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड नहीं ना लिखा हुआ, मैंने ये कहा कि सवाल में नहीं लिखा हुआ कि टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो फिर लाजमी है कि आपने बनाना है। ठीक है, आप पहले सो रहे थे। पिछली क्लास वालों ने कहा कि हमने मिलियन में सवाल करना है, तो फिर आप मिलियन में ही करेंगे, मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन इसका एक मसला ये है कि आपको डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट यूज करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वैसे पर्चे में भी ऐसा ही है, इसलिए कह रहा हूं कि बुक में ना सोल्यूशन थाउजेंड्स में है, तो जब आपने वो मैच करना है ना जाके फिगर्स को, तो फिर आपको मसला ना हो। इसलिए फिर जहां पर, क्योंकि काफी सारे सिफर तो फिर भी बच जाएंगे, जहां कहीं पॉइंट आए तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक यूज करना। 1000 में वो सवाल हुआ ना, ठीक है, उसके बाद फिर राउंड बेशक कर देना। ओके, चले शुरू करते हैं जी। ओपनिंग 100 50 5 55, 100 50 55 5 होगा यहाँ पे, 100 50 55 और 5। ठीक है जी,
चलें जी, अब सवाल शुरू करते हैं। काश के ये पहली एडजस्टमेंट आईपीओ ना होती, राइट इशू होती, तो मैं बड़ा अच्छा एक रूल समझाता, लेकिन रूल मैंने वो लिखवा देना है। चलो पढ़ते हैं। ऑन 28 फरवरी 18 कंपनी इशूड आईपीओ देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर्स फॉर 25 ईच। अभी ये ऑफर किया है इन्होंने किस दिन? 28 फरवरी को। ओनली 75% शेयर्स वर, आवाज मिस हो रही है हाइब्रिड वालों के लिए, ओनली 75% शेयर्स वर सब्सक्राइब। ले लो भाई, ले लो, 5 मिलियन शेयर्स हैं, 25 रुपए का एक शेयर है, सारे नहीं बिके, 75% बिके, मतलब 3.5 मिलियन इंटू 3.75 मिलियन, ओ 75 इज इक्वल टू 3. अच्छा, अब ये ऑफर किए गए 28 फरवरी को, पता नहीं कब सब्सक्राइब हुए, लेकिन वो कहता है एंड कंपनी रिसीव्ड द सब्सक्रिप्शन मनी बाय 31 मार्च। तो बच्चों एंट्री के लिए फरवरी इज नॉट रेलेवेंट, एंट्री करेंगे हम 31 मार्च को। ठीक है, ओके, ठीक है। जितने शेयर सब्सक्राइब हुए और फिर जितनों के पैसे आए, यहां पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि कुछ पैसे आए कुछ नहीं आए, तो इसका मतलब सबके पैसे आ गए। तो फिर 31 मार्च को 3.75 इंटू 25 कैश में डेबिट होगा, 10 रुपए शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, और 10 रुपए क्यों? पार वैल्यू, पार वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी recommended annual dividend for the year at 5 per share on 15 फरवरी, ये recommend किया है। whereas shareholders only approved ₹4 per share on 31 मार्च 18। तो भाई 5 उन्होंने recommend किया था, डायरेक्टर्स अगर recommend करें शेयरहोल्डर उससे कम अप्रूव करें तो फिर उसी से एंट्री करते हैं। इसका मतलब 4 पर शेयर, और डेट भी क्या? 31 मार्च। अब डेट सेम हो गई है, वो बाद में देखते हैं, पहले जरा फटाफट मुझे ये बता दो, याद है कि ये कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? 4 रुपीज है, फेस वैल्यू 10 है, तो 4/10। जैसे वहां पे परसेंटेज लगती थी शेयर कैपिटल पे, कि हमने कहा था इन्वेस्टर जो है वो अपने रिटर्न को, जाके बैठो, इन्वेस्टर जो है वो अपने रिटर्न को कंपेयर करता है ना, तो शेयर कैपिटल पे लगा रहा है। तो ये भी पर शेयर है ना, तो पर शेयर है तो फिर शेयर की फेस वैल्यू से परसेंटेज निकालो, वही बात हो जाती है। ये जबानी भी निकल आता है, इतना आसान हो तो। 4 पर शेयर है, 10 रुपी शेयर की फेस वैल्यू, तो नजर आ रहा है 40% होना है, लेकिन आप जरा चलो कर लो अभी फिलहाल ऐसे, 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। ठीक है जी, तो 40% डिविडेंड है 31 मार्च को। अब मसला क्या है? जो डिविडेंड इस दिन अनाउंस हो रहा है, क्या वो इन 3.7 मिलियन शेयर्स को भी पर भी मिलेगा या नहीं? मेरा सवाल। क्यों? हाँ, ऐसे नहीं कि ये पकड़ो शेयर और साथ ये डिविडेंड पकड़ लो। हाँ, अगर ये मिसाल जनवरी फरवरी में इशू हो जाते और ये मार्च में आता डिविडेंड, तो फिर इनको भी मिलना था, लेकिन डेट क्या हो गई? सेम। ठीक है, तो अपने पास एक उसूल लिखो, बल्कि अभी ना लिखो, वहां पे जाकर लिखते हैं। असल में ज्यादा मजा तब आता जब राइट इशू होता, उसकी परसेंटेज गिवन होती है, वो भी शेयर कैपिटल पे लगती है, तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना, मैं शेयर कैपिटल का बैलेंस सेम रखता सेम डेट पे। जैसे क्वेश्चन पहले में किया था, जब बोनस और कैश डिविडेंड सेम डेट पे आया था, मैंने कहा था पर्चे में पास होना तो पहले कैश डिविडेंड लिख दिया करो। लेकिन आज मैं जानबूझ के, हालांकि सेम डेट है, आसानी किसमें है, पहले डिविडेंड की एंट्री कर दें और फिर शेयर इशू करें, लेकिन मैं जानबूझ के पहले शेयर इशू कर रहा हूं और फिर साथ ही डिविडेंड रखूंगा और इन शेयर्स को नहीं लूंगा और वहां पे एक उसूल लिखवाऊंगा। इसके लिए मैं जानबूझ के ये काम कर रहा हूं, ताकि अब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ना। सेम डेट पर है, अगर डिविडेंड भी और नए शेयर्स भी इशू हो रहे हैं, चाहे वो मुफ्त वाले हैं, चाहे वो राइट वाले हैं, चाहे वो आईपीओ वाले हैं, शेयर तो इशू हो गए ना। ठीक है, तो अगर जिस दिन डिविडेंड बंट रहा है उसी दिन शेयर्स भी इशू हो रहे हैं, तो फिर शेयर कैपिटल के बैलेंस को नहीं बदलना। ये उसूल लिखवाना है, थोड़ी देर में लिखवाता हूं, पहले यहां पे आईपीओ करते हैं। असल में इसी वजह से बातें ना इस तरह की होती नहीं और सवाल में टाइम बहुत लग गया। आईपीओ लिख दो या न्यू शेयर्स लिख दो, न्यू शेयर्स इशूड। अच्छा, न्यू शेयर्स इशूड लिखना, आईपीओ लिखना आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद शेयर्स दे दिए। ठीक है ना, अब पर्चे में ये एंट्री नहीं करनी जो यहां पे करने लगा हूं। आपको पता है शेयर इशू हो तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर। कितने शेयर इशू किए हैं जी आपने? देखें, ऑफर 5 मिलियन किए थे, लेकिन सब्सक्राइब कितने हुए हैं? पैसे कितनों के आए हैं? और ये एंट्री किस दिन हो रही है? 2018 है गालिबन। ठीक है, तो इस दिन ये एंट्री करोगे कि जी 3.75 मिलियन शेयर्स हमने जो ऑफर किए तो उनमें से इतने हमने इशू, हमने तो ऑफर लगाई थी, आ जाओ भाई आ जाओ ले लो। अब जो लोग आएंगे इशू तो उन्हीं को करेंगे ना शेयर्स। ठीक है, और यहां पर एंट्री सिर्फ उनकी करेंगे
जो पैसे देके जाएंगे, ठीक है। तो ये तो 3.75 मिलियन ही होना है, 5 मिलियन तो आना नहीं। नेक्स्ट, कैश कितना आया? कैश कितना आया? 25 पर शेयर, ठीक है। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना जा सकता है? सिर्फ 10 रुपए, और बाकी का कहां जाएगा? शेयर प्रीमियम में, ठीक है। अब ये एंट्री आपने सिर्फ दिमागों में करनी है, इतनी आसान हो तो। हाँ, एंट्री इसलिए सिखाई हुई है, फंस जाओ तो बेटा एंट्री कर लेना, जिद कोई नहीं है कि डायरेक्ट ही करना है। लेकिन तो बताओ कितना बनता है? 93.75, 37.5, 56.25, ऐसा ही है। लेकिन अब ये एंट्री आपको आती है, आपको पता है, ये एंट्री करके टाइम ज़ाया नहीं करना कि पहले ये एंट्री लिखें फिर उसको पोस्ट करें। हम तो सवाल पे आएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर लिखेंगे 3.75 मिलियन शेयर्स हैं इंटू ₹25, बस। अब ये सारा 25 कैश में डेबिट होगा दिमाग में आपके, 10 उसमें से इधर क्रेडिट। बहुत जिसको तकलीफ हो रही है वो यूं भी लिख सकता था 3.75 इंटू 10, 3.75 इंटू 15, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बहुत तकलीफ जिनको हो तो। लेकिन मैं तो कहूँगा सिर्फ इतना भी काफी है। जब आगे हम क्रेडिट दिखाएंगे वो सही हो जाएगा। कितना टाइम बचा, एंट्रियां कर रहे हैं वहां पे बैठे, तो एंट्री तब करो जब फंस जाओ, भूल जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए, हमें पता है इस एंट्री का, ठीक है। अब कैलकुलेटर हाथ में होंगे, ये एंट्री होगी, कैलकुलेटर हाथ में जी। 3.75 मिलियन इंटू ₹25, 93.75। अब ये आपने कहा दिमाग के अंदर कैश में हो गया डेबिट, यहां नहीं आया, ठीक है। फिर कैलकुलेटर में 0 कर दिया। फिर आपने देखा 3.75 इंटू शेयर की फेस वैल्यू दिमाग में है 10 इंटू 10 कितना बनता है? ये क्रेडिट हो गया शेयर कैपिटल में 37.5, ठीक है। और फिर 0 किया, फिर 3.75 इंटू ₹15, जो ऊपर वाली प्राइस 56.2, ठीक है बच्चों। तो एंट्री करके टाइम जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, और इतनी सी वर्किंग भी शो कर देना काफी, ठीक हो गया। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब ये भी आपको पता है 31 मार्च को हुआ है, और इसी दिन एक और काम भी हो रहा है, एनुअल डिविडेंड भी आ गया, और वो डिविडेंड भी कैश डिविडेंड है। 17 का है तो 18 में ही आना है। तो फाइनल या एनुअल एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है ना। तो मैं फाइनली लिखूंगा जैसे मैंने याद किया है, फाइनल डिविडेंड ऑफ 17, और है कौन सा? कैश। अब इधर देखो बच्चों, यहां पर 100 प्लस 37.5 करें या ना करें, मैं इसीलिए देखो ना, मैं कैश डिविडेंड ऊपर रख लेता, सेम डेट थी तो जान छूट जाती। लेकिन अब आप बड़े हो गए, अब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर कट बात यह है कि सेम डेट पर अगर शेयर्स भी इश्यू हो रहे हैं और बोनस डिविडेंड भी है, तो शेयर कैपिटल के बैलेंस को नहीं बदलना। ये मैं इसीलिए कह रहा था कि काश यहां राइट इशू होता या आईपीओ की परसेंटेज होती, वो नहीं है। वरना ना यहां पर वो नजर आता, मिसाल को कहते हैं राइट इशू हुआ 20%, हम कहते हैं जी 100 इंटू 20% शेयर इशू। साथ ही फिर बोनस आता तो मैं फिर 100 को ही पकड़कर बोनस की परसेंटेज लगाता, और मैं ये कहता देखो मैंने शेयर कैपिटल के बैलेंस को नहीं बदला क्योंकि सेम डेट पर, ठीक है। बहरहाल अब क्या हो सकता है, यहां पर सिर्फ मैं ये कर सकता हूं, इसको रेड कर दूं 100, इसके अंदर मैंने प्लस नहीं किया 37.5 को, और इंटू 40% कर दिया। कैश डिविडेंड एंट्री बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 40 से, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अब यहां पर आके आपने एक स्टार लगाना है इस पे, और स्टार लगा के अपने पास उसूल लिखना है। किताब पे लिखें चाहे रजिस्टर पे लिखें, पहले उसूल लिखें फिर सवाल कीजिएगा जी। लिखें, अगर इशुएंस ऑफ शेयर, देखो इशुएंस ऑफ शेयर ना, अब मैंने ब्रॉड टर्म यूज कर लिया है। इश्यू शेयर्स मुफ्त में भी हो सकते हैं, बोनस शेयर्स हो, राइट इशू भी हो सकता है, और आईपीओ भी हो सकता है, इसलिए मैंने जनरल टर्म यूज कर ली। ओके, देखें, अगर इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिविडेंड, अगर इशुएंस ऑफ शेयर्स और डिविडेंड सेम डेट पर हो, अब मैंने आज वो बच्चों वाला असूल नहीं लिखवाना कि पहले कैश कर लेना, नहीं 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 नहीं, अब मैं बड़ों वाला असूल लिखवा रहा हूं कि अगर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और डिविडेंड सेम डेट पर हो तो शेयर कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के बैलेंस को चेंज नहीं करना। जानबूझ के मैंने पहले शेयर्स लिखे ताकि इस मसले में आओ, ये ज़हन में आए 37 ऐड करें, नहीं करना, नहीं, क्योंकि सेम डेट, ठीक है। तो अगर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स और डिविडेंड सेम डेट पर हो तो शेयर कैपिटल के बैलेंस को नहीं बदलना। ओके, डोने, ठीक है, हमें सही है। चलें आगे, चलो। हाँ, सवाल था आपका। शेयर प्रीमियम में
जी क्यों नहीं दे सकते भाई? कितनी बार बोलूं कि ये एंट्री हो सकती? नहीं 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 नहीं, खुदा मुझे किस तरफ लेके जा रहा है, मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। और सिर्फ सिर्फ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स लिखो अपने पास। शेयर प्रीमियम बल्कि बाद में लिखवाऊंगा जब मैं इश्यूएंस ऑफ इक्विटी की बात भी कर दूंगा, ठीक है? तो मैं लिखवा दूंगा कि शेयर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स एंड इक्विटी की कॉस्ट होती है जिसको इशू कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना? वो उस वक्त लिखवाऊंगा। जी बोले। हाँ, लेट्स से भी करो ना, लेट्स से भी करो। लेट्स से किस डेट पे होता? अप्रैल में होता तो इनको भी मिलता। तो ये तो लेकिन फाइनल डिविडेंड तो 17। ये मैंने बात कई बार क्लास में कर दी है भाई। ये नहीं कि 17 के शेयर होल्डर्स को बैठ के देखते रहे जी 17 में कौन शेयर होल्डर था। जो डिविडेंड भाई अनाउंस होने से पहले आप, यार मेरे पास शेयर्स हैं कंपनी के, ठीक है? डिविडेंड अनाउंस होने से 15 दिन पहले मैंने आपको बेच दिए लेट्स से, तो क्या डिविडेंड मुझे मिलेगा? मैं पैसे लेके साइड पे नहीं हो गया, तो आप ओनर हो ना। तो ऐसे भी तो होता है। तो जब 1 महीना पहले भी को ओनर हो गया, 10 दिन पहले भी को ओनर हो गया, ठीक है, तो वो फिर बुक क्लोजर से पहले पहले ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, तो जो किताबों में ओनर होगा उसको डिविडेंड मिलना है। तो इसीलिए तो शेयर महंगा भी बिक रहा हो। 10 वाला शेयर 25 में क्यों बेचा होगा अगर मैंने आपको बेचा होगा? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई डिविडेंड आना है। आप कहोगे यार 25 का महंगा, डिविडेंड भी तुम नहीं खाना है, आप इन्वेस्टमेंट तो मैंने किए रखी। तो ऐसे ही होता है भाई। ये बात कई बार क्लास में हो चुकी है कि ये आपने नहीं सोचना कि 17 का फाइनल 18 मिल रहा है तो 17 वाले ओनर ढूंढ के लाओ। भाई नहीं, जो डिविडेंड अनाउंस होने से पहले ओनर बन गए उसके लिए सेम डेट नहीं हो सकती, क्योंकि बुक क्लोजर का चक्कर भी होता है। खैर छोड़ो इस बात को, आप इसको छोड़ो, ठीक है? सादा बात, सेम डेट के ऊपर है तो आपने शेयर कैपिटल को नहीं बदलना, ठीक है ना? ये बात पहले ही हो चुकी है कि जो शेयर होल्डर बन चुके हैं उनको शेयर्स, उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है जी? चलें आगे। गलत सवाल करते तुम, कैश डिविडेंड से शेयर प्रीमियम में से देने लगे थे, बदतमीज आदमी। मैंने बात यही की थी उस दिन कि रिटेन्ड अर्निंग से बहुत सारे यूजर हैं। जैसे रिटेन्ड अर्निंग में डिविडेंड बंट सकता है कैश वाला, लेकिन शेयर प्रीमियम से नहीं बंट सकता, इसलिए उसको इसलिए यूज करो। हद होगी। आगे बढ़े। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड, डायरेक्टर ने अप्रूव ही कर दिया डिविडेंड, क्योंकि ये इंटरिम है, इसलिए रिकमेंड करके अप्रूव नहीं कराना, ये अप्रूव ही, डायरेक्ट अप्रूव, ठीक है? लेकिन कितने परसेंट है? जबानी देखो 10% है भाई, 1/10, लेकिन नहीं, कहां चैन आना है आपको? तो रुपी वन डिवाइडेड बाय, ऐसे कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 10 into 100 इज इक्वल टू, तो ऐसे पर्चे में ना करते बैठे रहना, चेक करना होगा, तसली ना हो रही तो कर लेना, वैसे 10% नजर भी आ जाता था कभी कभी, ठीक है? लो भाई, फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर, ये लिस्टेड कंपनीज होती है ना बच्चों, ठीक है? ये ना पहले हाफ ईयरली अकाउंट्स बनाती हैं, फिर क्वार्टरली अकाउंट्स भी बनाती हैं 9 महीने के सितंबर में, फिर फाइनल वाले, तो बार बार अकाउंट्स बना रहे होते हैं, थोड़े थोड़े, ठीक है? बहरहाल डायरेक्टर्स चाहें तो हर महीने मंथली अकाउंट्स तो बनाती होंगे ना अपनी कंपनी में, देखने के लिए क्या हालात चल रहे हैं, मैनेजमेंट तो बनाती होगी ना। तो डायरेक्टर चाहें तो हर महीने प्रॉफिट देकर हर महीने इंटरिम डिविडेंड बांटते रहे, डायरेक्टर्स की मर्जी है, ठीक है ना? अच्छा, तो 30 सितंबर के क्वार्टर का इंटरिम डिविडेंड है, तो वो सितंबर के तो बाद ही मिलेगा, अक्टूबर में प्रोबेबली मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये इंटरिम डिविडेंड है ऑफ 17 18 कैश है कि बोनस है? रुपीज पर शेयर का मतलब कैश ही होता है भाई, कैश होता है, रुपीज कैश को कहते हैं, ठीक है? तो 10%। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों, जो मर्जी डिविडेंड होता, अब 37 वालों को भी मिलेगा, 37.5 को भी मिलेगा। यानी इधर देखो, अब 100 प्लस 37 पॉइंट, क्लियर नजर नहीं आ रहा, ठहर जाओ, अब ठहर जाओ, ऐसे कर लेते हैं। अब 100 प्लस 37.5 जी, ये देखो पहले 100 ही रहा, 100 ये नहीं ऐड किया, लेकिन अब चूंकि डेट बदल गई है, सेम डेट नहीं है, ठीक है? तो इसके ऊपर लगाओ जी, कितने परसेंट है? 10%, ठीक है जी? 13 पॉइंट एंट्री कैश डिविडेंड की, रिटेन्ड अर्निंग्स में 13.75 डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। डन। नेक्स्ट, एनुअल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18 175। पूरा सवाल पढ़ा है आपने, घर पे तो पढ़ा ही होगा, वैसे भी मेरे साथ भी पढ़ लेंगे। कोई रीवन सरप्लस नहीं है आपके सिलेबस में, तो रीवन सरप्लस ही वाहिद ओसीआई आइटम है। FAR 2 में जाके 1-2 चीजें और आ जाएंगी, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं 2018 की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाऊं तो उसमें 175 रुपए का मिलियन का पैट है, लेकिन ओसीआई में कुछ भी नहीं है, इस TCI भी 175 ही होगी ना, ठीक है? क्योंकि ओसीआई में कोई चीज नजर नहीं आ रही, ओके? और सही है। तो ये 175 मिलियन का क्या है, वर्किंग एम बनाकर हमने देखा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह रहा है ना, ठीक है? और वो कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग्स में। मैं यहां पे लिख भी दूं अगर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, तो आपको कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ पैट है, ओसीआई वाला कोई आइटम नहीं है, उसका कॉलम भी नहीं है हमारे पास, ठीक है? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2000, लेकिन है सिर्फ क्या? पैट।
कितना 175, ये बढ़ाएगा इसको जाकर रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। और यही पे देखो ना, ये टोटल में भी यही आ जाएगा क्योंकि कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस इस साल में नहीं है, बल्कि है ही नहीं हमारे सवाल में, ओके। लेकिन टोटल कॉलम तो एंड पे बनाएंगे या आप घर पे बनाएंगे, ठीक। चलें आगे। आगे ना अगला साल शुरू हो रहा है तो 0.9 सिर्फ पढ़ लें, अगले साल के अलावा 0.9 दोनों साल पे रेलेवेंट है। कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ क्रिएटिंग 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन ऐसी लिखी होती तो उसका मतलब क्या लेते थे बचपन में आप, कि हर साल प्रोविजन क्रिएट करते, क्योंकि लिखा होता था पॉलिसी है। अकाउंटिंग पॉलिसी जो होती है वंस सेलेक्ट कर ली जाए, अगले टॉपिक में यही पढ़ना है हमने, तो उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है। खुदा ना खास्ता चेंज करना पड़े, दो वजूहत होती हैं, या स्टैंडर्ड बदल जाए या आपके अपना दिल कर रहा है। दोनों सूरतों के अंदर IAS 8 कहता है आ जाओ जरा साढ़े जिन कड्डा, बहुत सारा काम करना पड़ता है। अभी अगले टॉपिक में देखेंगे, कल इंशाल्लाह शुरू करना है, टाइम से आना, लेट ना होना, मैं घुसने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा, घुसने दूंगा क्लास में, ठीक है। टेस्ट वाले भी होंगे कल, खूब भी वैसे बच्चे खड़े होंगे, कोई टेस्ट दे के ना दे के खड़ा होगा, कोई लेट आने की वजह से, हाँ तो कल सिर्फ लेट आने वाले खड़े होंगे और परसों फिर, हाँ चले, कल IAS 8 शुरू होना है, टाइम से आना, मैंने कोई नहीं वेट करना। अच्छा सुने, पॉलिसी का मतलब आप कंसिस्टेंटली एक काम करते हैं, ठीक है ना, तो वो IAS 8 में देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। 5O पे स्टॉक को रखना है, FCO पे एक बार सिलेक्ट कर लिया, आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, और वी डॉट क्रिएट करनी है, 5% करी जा रहे हैं। ऐसे ही एक पॉलिसी है, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व्स। अलग करते रहते हैं कुछ, ठीक है, पॉलिसी है उनकी, यानी ये काम हर साल होना है। यानी 175 का कितने परसेंट, ये ट्रांसफर हो जाना है टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो 175 मिलियन इंटू 5%, जी कितना 8.75, निकालो रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट, फेंक दो जनरल रिजर्व में क्रेडिट जनरल रिजर्व, ठीक है। और क्लोजिंग लिख लेते हैं जी, अब कितना 137.5, 106.25, 13 पॉइंट है, अच्छा 13.75, 167.5 और टोटल आप बना रहे होंगे। अब आपके और किताब के बोनस इशू तो नहीं ना आया, बोनस इशू नहीं आया ना, तो किताब का सोल्यूशन यहां तक बिल्कुल सेम होगा। अगले साल में बोनस इशू हुआ है और वो किताब के सोल्यूशन में शेयर प्रीमियम में से निकला हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा सोल्यूशन के अंदर फर्क आएगा, लेकिन दोनों ही सही हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूं करते रहो, ठीक है जी। डन, चलें आगे। ओह माय गॉड, अगली एडजस्टमेंट को छोड़कर जरा बाकी पढ़ लेंगे वो है क्या, फिर अगली एडजस्टमेंट को भी देखते हैं, ठीक है। नंबर 6 देखो, हमने 1 कर ली है, 2 कर ली है, 3 कर ली है, 4 कर लिया और 9 का अपने साल का पोर्शन कर लिया। अब अगले साल में भी ये करना है क्योंकि पॉलिसी है, पॉलिसी है, पॉलिसी। अच्छा 0.5 पढ़ते हैं अभी। 0.6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड, कौन सा होगा डिविडेंड पे, इंटरम होगा, फाइनल हो नहीं सकता। फाइनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स जो हैं वो फाइनल को सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड बोनस शेयर्स ऑफ 10 ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन 30 जून 19 विच वर ड्यूली क्रेडिटेड इन शेयरहोल्डर अकाउंट ऑन 31 अगस्त। तो जनरल एंट्री किस दिन पास करोगे भाई, जितने 30 जून पर शेयर होल्डर्स पड़े थे ना, मतलब आउटस्टैंडिंग शेयर जितने 30 जून पे थे ना, उसकी बुनियाद पर शेयर 10% बोनस शेयर्स इशू किए गए, जो कि शेयर होल्डर्स के अकाउंट में क्रेडिट किस दिन हुए हैं, बोलो। अच्छा अब शेयर कैपिटल तो लेना है हमने 30 जून वाला, लेकिन जर्नल एंट्री करनी है हमने 31 अगस्त पे। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा चलो ये भी देख लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अप्रूव्ड, फिर अप्रूव्ड इंटरिम, इसका मतलब 2 इंटरिम डिविडेंड दे गए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, फॉर द 3rd क्वार्टर एंडेड। अच्छा अब ये 1.5 पर शेयर है, 15% बनता है, मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, सुस्त लोगों। 1.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%, ठीक है, ये कैश डिविडेंड है। फिर एनुअल प्रॉफिट्स हैं इस साल के, और फिर अगली पॉलिसी, ठीक है जी। अब रह गई सिर्फ एक एडजस्टमेंट, जो थोड़ा सा ध्यान करते हैं ना तो ये भी हो ही जानी थी। वैसे कितने बच्चों ने सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है, अटेम्प्ट घर पे, माशाल्लाह 10-12 बच्चे सारी क्लासों को मिला के। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाइड फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड अ सेक्शन, ये सारी बातें चल रही थी 2018-19 की, ठीक है ना। तो 2018 में ही जाहिर सी बात है ये बिल अनाउंस हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस तरह की एडजस्टमेंट है जो रेगुलर आने वाली नहीं है बच्चों, ये ऐसी किसी ना इससे पहले कभी सवाल देखना, इसके बाद ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये नहीं समझ आएगी तो बाकी सवाल तो है ही, इतना ज़्यादा सवाल है, सारा कुछ सही है, गलती पे गलती के नंबर वैसे नहीं कटते, तो एक चीज़ अगर गलत हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बहरहाल पढ़ते हैं, अभी तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह।
The government of Pakistan wide finance bill introduced a section whereby each company declaring profit after tax of 150 or more has to distribute dividend at the rate of 20% of the PAT. हुकूमत ने कहा ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं ना 150 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट जो हर साल कमाती हैं, कम से कम 1.5 मिलियन उससे ज़्यादा, 150 मिलियन उससे ज़्यादा, ये कब्र में ना लेके जाए सारा कुछ, बल्कि ये कम से कम उसका 20%, उसके 20% के बराबर डिविडेंड बांटें। ये नहीं कह रहे आपके वो हमने डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए ये फिगर अगर यूज करनी भी है तो भी ठीक है, हमने अपना असूल नहीं छोड़ना। अब इन्वेस्टर ने तो अपने कंपैरिजन को फिर भी शेयर कैपिटल से करना है, वो कैसे करना है वो बाद में बताता हूँ। बहरहाल हुकूमत ने क्या कहा कि आपने अगर 150 मिलियन या उससे ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है तो कम से कम उससे उसका 20% एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को बांटो। उनके चूल्हे ठंडे हुए पड़े हैं और तुम लोग इसको रिटेन अर्निंग में रख रहे हो, कम से कम। ठीक है, अच्छा जी, तो फिर 175 का कितने परसेंट, 20% कितना बनता है, 35 मिलियन, ऐसा ही है। अब ये तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये बांटना है एज डिविडेंड। 18 के प्रॉफिट्स में से कम 35 मिलियन एज अ डिविडेंड बांटना है। इज इट सो कि नहीं? 18 के प्रॉफिट्स में से 175 मिलियन, ठीक है, 18 के प्रॉफिट्स में से कम 35 मिलियन एज डिविडेंड बांटना है। आगे पढ़ते हैं, वो कहता है द बोर्ड इंटेंड्स टू कंप्लाई विद द मिनिमम थ्रेशहोल्ड। तो कहते हैं कि जी कम से कम अब इस थ्रेशहोल्ड को तो मीट करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी हम इसको मीट करेंगे, यानी कि इससे ऊपर अब डिविडेंड देने लगे, वो कम से कम इतना डिविडेंड अब देने का कह रहे हैं, ठीक है। एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड अकॉर्डिंगली ऑन 15 फरवरी विच वॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑन 21 मार्च। तो फिर ये फाइनल डिविडेंड लग रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये 0.5 में कौन सा डिविडेंड है, फाइनल और कैश। अब जाहिर सी बात है ये फाइनल ऑफ 18 ही होगा, मिल 19 में रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो बोनस था ये फाइनल नहीं, सॉरी इंटरिम है, और इंटरिम कौन सा वाला है, बोनस, ठीक है। और ये 0.7 वाला भी डिविडेंड ही था, ये भी इंटरिम था, और ये कौन सा था, कैश, ठीक है ना। तो ये फाइनल डिविडेंड है। अब ये जाहिर सी बात है 18 के साल में तो आ नहीं सकता था, ये 19 में आएगा, और ये दोनों 19 के इंटरिम 19 में ही आएंगे, ओके। अब डायरेक्टर्स बुझे दिल के साथ 35 मिलियन को जाता हुआ देखने का सोच के घर से आए, और डायरेक्टर्स ने तो रिकमेंड किया था ना कम से कम ये कंप्लाई करेंगे, और उन्होंने डिक्लेयर किया था डिविडेंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। और शेयर होल्डर्स ने आके खुश दिल के साथ उसको अप्रूव भी किया होगा, क्योंकि ये पैसे उनकी तरफ आने हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को। तो डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव भी कर दिया कि ये मिनिमम थ्रेशहोल्ड से हमने मीट करना है। अब 35 मिलियन डायरेक्टर घर से जहन बना के सुबह आए थे, ठीक है, कि ये 35 मिलियन तो गया। तो आप अकाउंटेंट्स ने उनके कान के साथ लग के कहा आपने हमें भी तो किसी काम के लिए रखा हुआ है, समझें सर, आप समझें कि 35 मिलियन 175, जाग जाए अहम बात हो रही है अब, 35 मिलियन 175 मिलियन में से देना है, 35 मिलियन 175 मिलियन में से देना है। 175 मिलियन में से हमने कुछ दे भी तो दिया है, इंटरिम ऑफ 18 इन 18, क्या मतलब 18 के प्रॉफिट्स में से कुछ डिविडेंड 18 में बांटा था, और ये 175 मिलियन 18 का टोटल प्रॉफिट है, जिस टोटल प्रॉफिट पे टोटल डिविडेंड 35 बांटना है। तो 35 मिलियन तो 175 में से बांटना है, लेकिन उसमें से कुछ हम 18 में ही बांट चुके हैं। वो कितनी अमाउंट है, 13.75। तो डायरेक्टर्स आप परेशान ना हो, आपने 35 मिलियन जो बांटना है उसमें से आपने 13.75 तो पहले ही बांट दिया हुआ है, तो ठीक है, आपने हलाल की अपनी नौकरी। तो यहां पे आपने फिर लिखा फाइनल डिविडेंड ऑफ 18 है कौन सा, कैश। अब इधर देखिएगा, सबकी तवज्जो और ध्यान चाहिए इस वक्त। कितना डिविडेंड देना है उन्होंने कहा जी, उन्होंने खुद कह दिया ना, तो आप कैपिटल की परसेंटेज कैसे लगाएं, जब वो खुद कह रहे हैं कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड के तौर मानना है, तो फिगर तो वैसे ही निकलेगी ना। अब ये ना कहना क्या नहीं, हमने तो इसी पे लगाना है, ठीक है। तो 175 मिलियन का 20% बनता कितना था, 35 मिलियन। इसमें से 13.75 ऑलरेडी दे चुके थे, ये ठीक है। तो 35 देना था बिल्कुल, लेकिन 35 में से 13.75 ऑलरेडी दे चुके हुए थे। देखो ना, इंटरिम प्रॉफिट का मतलब, इंटरिम का मतलब क्या है, 18 में खड़े होकर इंटरिम का मतलब क्या है, 18 के प्रॉफिट में से ये बांटा है, और ये 18 के प्रॉफिट्स का टोटल गवर्नमेंट ने कहा था 35 आपने बांटना है, तो उसी में से ही 13.75 तो बांट चुके हैं। तो मजीद कितना बांट दें,
21.25 को रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट करेंगे डायरेक्टर्स और खुशी खुशी कहेंगे हमारी 35 मिलियन वाली रिक्वायरमेंट पूरी होगी, डिविडेंड पेबल क्रेडिट है ना, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि 18 में ही बांटो, डिविडेंड है ना, 175 का 20% बांटना है, 20% था ना, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ये और ये मिलकर कितना बना 35, डन हो गया। तो हमारी ये रिक्वायरमेंट हो गई पूरी, ओके। ये एडजस्टमेंट थी ऐसी वन ऑफ, बाकी तो कुछ भी नहीं है सवाल में। अब खत्म करें सवाल को, ये इधर है, सही है, इधर है आमिर भाई, सही है। 35 मिलियन बांटना था, बोलो 35 मिलियन बट गया, ठीक है। इंटैरिम ऑफ 18 के प्रॉफिट्स में से ही बटा था ना, ठीक है। तो ये भी तो हमने 175 में से ही बांटा था, वो 175 में ही कुछ बांट दिया, 175 में से ही बांटा था, कुछ 18 में ही बांट दिया था, और जो रहता था वो 19 में फाइनल डिविडेंड अनाउंस करके उन्होंने कहा ये पकड़ो 35 मिलियन की रिक्वायरमेंट हो गई पूरी, ठीक है। डायरेक्टर्स अप्रूव्ड अकॉर्डिंगली, ताकि वो मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट हो जाए। तो अप्रूव्ड अकॉर्डिंगली तो फिर यही बनता है, ठीक है ना, कि 35 मिलियन करना था, 13.75 हुआ पड़ा था, तो ऐसे अप्रूव करो फाइनल डिविडेंड के मिनिमम थ्रेशोल्ड पूरा हो जाए, तो फिर बाकी आप अनाउंस करो ताकि 35 मिलियन पूरा हो जाए। डन, सही है। चले आगे, इजाजत है या बाद में वापस पढ़ोगे जी? नहीं, उन्होंने क्या कहा है, इधर देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि इतना डिविडेंड देना है, हमने कहा मतलब हमारे हिसाब से तो वो बनता है, फिर किधर गया 35 मिलियन। Directors intend to comply with this threshold and declare dividend accordingly। हम मिनिमम थ्रेशोल्ड को मीट कर जाएं, इस हिसाब से हमने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, ठीक है। क्या मतलब 35 मिलियन 175 में से 35 मिलियन बांटना है, तो 175 में से ही तो ये 13.75 बटा हुआ है। इंटैरिम ऑफ 18 का प्रॉफिट कितना है 175, इसी में से कुछ उसी साल में बांट दिया है, तो मजीद कितना बांटे के मिनिमम थ्रेशोल्ड मीट हो जाए, वो है 21.2, ठीक है ना। कुछ इंटैरिम कह के बांट दिया, कुछ अगले साल फाइनल कह के बांटा है, ओके। उधर ही रखे आमिर भाई, लेट देम डिजेस्ट। ओके डन, चलो आ जाओ इधर। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, आगे तो कुछ भी नहीं है। देखो नोट में भी लिखा था कि अपनी तरफ से आपको सहूलत की लिख के दी, इन्होंने पढ़ाया नहीं, इसके बगैर ही समझा दिया। उन्होंने क्या लिखा है, द बोर्ड वांट्स टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ इंटरिम प्लस फाइनल। लेकिन मैं कहता हूं ये नहीं होना चाहिए था, इसके बगैर ही आपको समझनी चाहिए बात, जैसे हमने समझ ली, ओके। पहलवान हो, ठीक हो, आप भी ठीक हो भाई, समझ आ रही है आपको जी। नंबर 6, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड 10% बोनस शेयर्स 31 अगस्त पे। तो ये इंटैरिम ही है, लिखूंगा मैं तो इंटैरिम डिविडेंड ऑफ 19, देखो 19 के प्रॉफिट में से ही बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आज ये कौन सा है, बोनस जी। तो कितना है शेयर कैपिटल का बैलेंस 130 से, अब नॉर्मल जगह पे आ गया 137.5 मिलियन, उसके 10% के बोनस शेयर्स को इशू कर दो इसके बराबर, ठीक है। तो इतना ही बनता है ना जी, कितना। अब देखो किताब में ना यहां से ये माइनस हुआ हुआ, ठीक है ना, लेकिन मैं अपनी रूटीन में यहां पर रख रहा हूं, कोई मसला नहीं है। सोल्यूशन जब सामने आ गया तो ये सोल्यूशन है, कोई मसला नहीं, दोनों सही है, किताब वाला भी क्लास वाला भी, ओके। दोनों पे पूरा नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह, ओके जी। बोले 13.75 ये रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, डन। किताब में ये माइनस यहां से हुआ, यहां से नहीं हुआ, तो ये फर्क पड़ जाएगा टोटल के ऊपर, बस कुछ नहीं होता, दोनों सही हैं। इसलिए ये किताब वाला, अब ये सोल्यूशन आ गया ना आपके सामने, तो ये भी सही है, वो भी सही, जिसका जो दिल करे। लास्ट मतलब सेकंड लास्ट वाली में से पड़ी हुई है 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम ऑफ 15% फॉर द थर्ड क्वार्टर। अब देखो अगस्त में जो शेयर्स इशू हो गए हैं ना मुफ्त में, सितंबर अक्टूबर में जो डिविडेंड बटेगा वो उनको भी मिलेगा, 15% डिविडेंड जो कैश है ये इनको भी मिलेगा, दोनों को टोटल करेंगे, क्योंकि सेम डेट नहीं है ना। इधर देखो यहां पे ये 31 अगस्त है, ओके, और ये प्रोबेबली अक्टूबर है, सितंबर नहीं कह रहा मैं, क्योंकि क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर का है, तो अक्टूबर में मिला होगा ना, जब क्वार्टरली अकाउंट्स बने होंगे, तो प्रोबेबली अक्टूबर में मिला होगा, ठीक है। तो इनको भी मिलेगा, ओके। जैसे ये कहां पे लिखा हुआ था 10% है ना, ये यहां पे बोर्ड डायरेक्टर्स अप्रूव, ये फॉर द थर्ड क्वार्टर, ये भी मैं प्रोबेबली क्या लिख दूं यहां पे, प्रोबेबली ये प्रोबेबली लिख रहा हूं, एंड वालों को नजर नहीं आना, मसला बन जाने, पता नहीं ये क्या लिखा है, प्रोबेबलाई अक्टूबर, ठीक है,
और सही है। तो जब मार्च में शेयर इश्यू हुए हैं तो अक्टूबर वाले डिविडेंड पे हमने इनको भी डिविडेंड दिया था। ऐसे ही ये अगस्त के अंदर 31 अगस्त में ये शेयर, सॉरी इधर 31 अगस्त पर ये शेयर इश्यू हो गए थे। अब प्रोबेबली अक्टूबर में हम नए डिविडेंड को अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वालों को भी मिलेगा और ये वालों को भी मिलेगा, क्योंकि 31 अगस्त को इशू है तो हम प्रोबेबली अक्टूबर में ये डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, सही है। तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19 है, लेकिन अब की बार कैश है। अब इधर देखो 137.5 ना, नहीं 137.5 प्लस 137.5 प्लस 13.75, बिल्कुल लाइक इस तरह, ठीक है। ये दोनों पे ठीक है। हाँ, परसेंटेज क्या है 15%, तो कितना आया 22.6, 3 डेसिमल से भाई कम नहीं करना प्लीज जी। 22.68 88 का 675 है, तो 688 जी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश है, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। कैश डिविडेंड हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ बोनस डिविडेंड की इजाजत है कि वो शेयर प्रीमियम से दिया जा सकता है भाई, ओके। नहीं, मैं जाग रहे हो तो कह रहा हूं, तुम्हारी सवाल पुराने का जवाब दोबारा दे रहा हूं, सहबारा दे रहा हूं बल्कि, ठीक है। सिर्फ बोनस शेयर प्रीमियम से बांटे जा सकते, इशू किए जा सकते हैं, ठीक है, ओके, और कोई भी नहीं। चलें जी आगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 185.25। तो मैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही लिख देता हूं, मसला क्या, टोटल कॉम्प इनकम, चलो 2019 185.25 और यही टोटल में आना है, पता है आपको, ठीक है ना, क्योंकि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कोई नहीं। और पॉलिसी है कि 5% ऑफ ये प्रॉफिट जनरल रिजर्व में हर साल फेंकते हैं, इस साल भी फेंको, तो ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व वर्किंग 185.25 इंटू 5%, आंसर इज 9.263। ये डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स निकालो और क्रेडिट जनरल रिजर्व में फेंक दो। जी क्लोजिंग बताएं जी। 151.25। चलो एक कदम मैं भी कर देता हूं, कुछ ये चेंज हुआ किताब में, ये चेंज हो गया और ये चेंज हो गया, लेकिन बता दिए वजह सिर्फ ये है, ये 13% इधर की बजाय किताब में इधर है, ओके, दोनों सही हैं जी। 280 पॉइंट वाह 0, तो फिर 80 लिखाओ ना पाए, किताब में होना है सोल्यूशन में, तो फिर जी 012। मैंने सिर्फ इसलिए ये 3 डेसिमल यूज किए कि मैंने कहा सिर्फ ये फिगर बदली है, बाकी हर फिगर आपकी सवाल के अंदर मैच करेगी, टीच टैली, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये एंट्री यहां से करने गए किताब में यहां से हुई है, इसलिए टोटल भी डिफरेंट है, ओके, सही है। नहीं, सवाल खत्म हो गया। अच्छा जी, एमसीक्यूज हैं, इनमें ना कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको ईपीएस के बाद समझ में आएंगे, जैसे एमसीक्यू 7 है, इसको रहने दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, बहरहाल आप पढ़ के आए ना, जिसमें जो समझ नहीं आएगी मैं कल बता दूंगा। आए जरा आप टॉप पे चैप्टर के स्टार्ट में। सेवेंटी का बन जाएगा, 59 का बना हुआ है, 11 वो तब से बना हुआ, उसके बाद नहीं टाइम मिला, आपको पता है। आज बैठ के एमसीक्यू डालूंगा इंशाल्लाह। वॉल्यूम 2 भी इंशाल्लाह इस वीक के अंदर आ जाएगा, सैटरडे तक लाने चाहत जी। बस मैंने एक बार देखना है, अभी देख नहीं सका रास्ते में, बस खुद ही चीज़ें कही है ना, ये कर दो, वही जगह देखूंगा, सारी किताब कौन देखता है। फिर काम करने वाले करते हैं ना, तो रिव्यू करने वाले उनको पता होता है कहाँ पे गलती हो सकती है, वही जगह रिव्यू हो जाती है, नेचुरली ये हो जाता है।
उनको क्या पकोड़े यार, तुम फर्स्ट आ जाओ, तुम जो कहोगे तुम्हें वो दे देंगे। हूँ सारा रल ना जाना है नाल। अच्छा सुने जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी देखें जी इधर। ओवरव्यू, अ चेंज इन इक्विटी सिंपली द इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी। एंटिटी कर दें, ये गलत लिखा हुआ है, इक्विटी को एंटिटी कर दें जी। पेज नंबर पहला इस चैप्टर का है 362। भाई ये अकाउंटिंग इक्वेशन से आपकी वाकफियत है। एसेट्स इक्वल होते हैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज को दूसरी तरफ ले जाएं तो इक्विटी बराबर होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी के, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को नेट एसेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई यूं कह दे कभी आपको कि इक्विटी नेट एसेट्स एक ही चीज है, तो आप कहिएगा बिल्कुल आपने सही कहा, यही बात है। इक्विटी का मतलब नेट एसेट्स ही होता है। डन, सही है। यहां से एक और बात भी पता लगती है जो यहीं पर ही देख लो, इक्विटी को रेजिडुअल इंटरेस्ट भी कहा जाता है। रेजिडुअल इंटरेस्ट क्या मतलब, कोई बता दे रेजिडुअल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, कोई बता दे। रेजिडुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कोई बता दे, कोई मदर का रेड बता दे, बता दे। चले मैं ही बताता हूं। लाल ये नहीं होता कि किसी ने माँ ने मुंह लाल किया हुआ है, वो माँ का लाल वो होता है जिसकी माँ ने उसका मुंह लाल किया हो। लाल का मतलब लाल ये होता है, लाल हीरा है। अच्छा वो वाला लाल से तो बाद में नीला हो जाता है, माँ का नीला। अच्छा इधर देखें, रेजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। अज्यूम करते हैं नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास पड़े हुए 70 रुपए के, करंट एसेट्स हैं 20 रुपए के, और मिला जुलाकर, ठीक है, वो टोटल ही होता है ना। टोटल नॉन करंट एसेट में जी ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इनको प्लस करें तो वो वाला काम मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, 70 बनते हैं। फिर करंट एसेट्स में वो स्टॉक है जी, डेटर्स है जी, कैश है जी, ये सारा कुछ मिला जुलाकर ये जी हमारे पास 20 रुपीज़ के करंट एसेट्स, ठीक है। टोटल कितना बन गया, 90। ऐसे ही इक्विटी जो है, इक्विटी जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, आपको पता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवेल सरप्लस, ये सारा कुछ मिला जुलाकर 20 रुपये वे सेम हो जाएगा, 35 रुपये हैं, ठीक है। और इधर 90 करना है, बाकी कितना बचता है। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, कितना बना टोटल बोले 55, तो ये 55 आ गया, ये हमारी बैलेंस शीट आ गई, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं, जो बात मैं पहले करके आया, मुझे इक्विटी निकाल दो, तो आप यूं कह सकते हैं कि 90 में से 55 माइनस करोगे तो बाकी बताओ कितना आता है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कंपनी के अंदर मौजूद, ये देख ले भाई, देख ले मोबाइल वाले, अगर हम अपने सारे एसेट्स बेच दें, 90 रुपए आएंगे, तो ये सारे हमारे हैं, ये सारे हमारे हैं नहीं, ये एसेट्स बेचकर 90 रुपए जो आएंगे, उनमें से 55 रुपए लोगों के पे करने के बाद जो बचा खुचा 35 है वो हमारा है। तो ये बचा खुचा जो लफ्ज है इसको कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इक्विटी क्या है जी, रेजिडुअल इंटरेस्ट। बात समझ आइए, तो बोलो कोई पिक्चर अगर लेना चाहे तो ये इक्विटी क्या है, रेजिडुअल इंटरेस्ट। ये ऐसे पता चला कि जो बचा खुचा है, सारे एसेट्स बेच दें तो हमारा नहीं है सारा, बल्कि 55 लोगों का पे करने के बाद जो बचा खुचा है वो हमारा है। तो इक्विटी मींस रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है। अच्छा जी, तो आप थोड़ी सी थ्योरी जरा जल्दी से देखते हैं, को पढ़ने वाली चीज तो पढ़ लेंगे, ठीक है, और जो आपके पढ़ने वाली है वो रीड ओनली लिखा हुआ है, वो आपने लाजमी आज रीड करनी, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज बन जाया करते हैं, ठीक है। ओके, चलें जी, बात कहां से कहां पे चली गई। ये बात कर रहे थे हम कि अ चेंज इन इक्विटी इज सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स ऑफ एंटिटी। यानी यूं भी कह सकता हूं, इस चेंज इन इक्विटी इज सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्विटी ऑफ एंटिटी, ठीक है ना। इक्विटी मींस नेट एसेट्स, तो इक्विटी ऑफ एंटिटी के अंदर ही चेंज था ना। ये देखो, इक्विटी ऑफ एंटिटी क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, यहां पे टोटल जो है ये इक्विटी है, टोटल इक्विटी है। तो इक्विटी में क्या है, ये चेंज, इक्विटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, चेंज, ठीक है ना। तो इक्विटी में चेंज मतलब दूसरा कह सकते हैं नेट एसेट्स में चेंज, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, चलो जी। The statement of change in equity separates owner and non-owner change in equity in the following manner। अब ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी, ओनर और नॉन ओनर क्या होता है, मुझे बताएं। ओनर घर से पैसे लाए, क्या कहते हैं उसको,
शेयर कैपिटल। ओनर घर से पैसे लाया और कंपनी को दिए तो शेयर कैपिटल। ओनर ज्यादा पैसे ले आया थोड़े फेस वैल्यू वाले के लिए तो शेयर प्रीमियम। और एक चीज है जो बाय बैक ऑफ शेयर कहलाती है, इसकी बात अभी 1 मिनट में करता हूं, फिलहाल इसको कहते हैं नॉर्मली कि ये क्या है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स, ठीक है ना। इसको रिडेम्पशन भी कहते हैं, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर ये लिखा है, रिडेम्पशन लिखने मुश्किल लफ्ज है। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स, जबकि जो बिजनेस ने कमा लिया या जो कमाना है, पैट या ओसीआई, ये क्या ओनर घर से लाते हैं? बोलो, ये ओनर घर से लाते हैं? नहीं, ये बिजनेस ने कमाया होता है, ठीक है ना। तो पैट कहां जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में आपके सिलेबस में तो सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस ही है ना, वो कहां जाता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व के कॉलम, ओसीआई में तो आता है, ओसीआई तो पढ़ा है, ये ओसीआई लिखा हुआ, ठीक है। तो आपने गौर तो किया होगा कि यही कॉलम्स थे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन, सरप्लस। जनरल रिजर्व होता है वो रिटेन अर्निंग जैसा ही होता है, उधर से निकाल के पैसे इधर डाल दी, जरूरत पड़े वापस डाल दी, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा था, स्टेटमेंट इक्विटी ओनर और नॉन ओनर वाली जो ट्रांजैक्शन है उनको अलग अलग करके सेपरेटली शो कर रहा था, ठीक है। और सही है। अच्छा जी, बाय बैक ऑफ शेयर जो है, आपको एक मजे की बात बताऊं, जुमे को जो मैंने आखिरी क्लास ली थी ना, उसके बाद फिर छुट्टी की जुमेरात को, उस क्लास में मेरा प्लान था इनिशियली कि मैं बाय बैक ऑफ शेयर्स आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम ना मिला और नहीं पढ़ाया। जुमे को गालिबन आई के अपने दोबारा एग्जाम गाइडेंस भेजी है स्पेसिफिक, किसी ने पढ़ी हो, किसी ने देखी हो कि आ गई है, वो तो किसी को पता लगा हो कि आ गई है, आई की वेबसाइट पे स्पेसिफिक एग्जाम गाइडेंस है, उसमें उन्होंने कैफ 1 FAR 1 के बारे में स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर लिखा। किसने पढ़ी है, किसने पढ़ी? कोई एक बच्चा कह रहा था, पढ़ी, सारी पढ़ी ध्यान से। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के बारे में लिखा था, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स इज नॉट एग्जामिनेबल। तो ये जो यहां पर एग्जांपल भी आगे आएगी जो मैंने करवानी थी उस दिन, और फिर अब मैंने सोचा था चलो अब बाद में आकर करवाऊंगा, तो वो जुमे वाले दिन उन्होंने कहा कि वो एग्जामिनेबल नहीं है। तो मेरे लिए अनलकीली, क्योंकि भाई मेरा तो एक टॉपिक की चीज तैयार है ना, ठीक है, और मुझे वो पसंद भी है, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों के पास होना भी चाहिए, लेकिन आपके लिए लकीली एक कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनेबल नहीं है। अभी दिखा देता हूं, ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ इसका मतलब होता है कंपनी अपने ही शेयर्स बाय बैक कर ले, आगे जाके पढ़ते हैं, वो आप सिलेबस में अब एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन जो होता क्या है ये मैं बता देता हूं, ठीक है। आज कितने बजे जाके डाउनलोड करेंगे जो नई स्पेसिफिक गाइडेंस आई है, उसको पढ़ेंगे, एटलीस्ट वन सबसे पहले समय पे होता है, वो पढ़ के आना है कल, ठीक है। मैं सुनूंगा, याद करके आना है। अपने सिलेबस के जितना सिलेबस है ना रेलेवेंट, सिर्फ उतना देख लेना एक बार, ठीक है, कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से क्या क्या चीज जो है वो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है ये आपने रीड करके आना है, कोई मसला हो तो मुझसे पूछना है, ओके। लिखते हैं आप जल्दी जल्दी, अदनान साहब आते ही होंगे। पर्पस एंड इंपॉर्टेंस रीड ऑनली है, लेकिन रीड ऑनली का मतलब है कि एक बार पढ़ ले, कोई मसला है तो पूछ ले, वरना एमसीक्यू में ही बस सवाल में आईकैप ही पूछेगा फिर। तो आईकैप आप बातें करते हैं फिर बाद में आपको ये बात समझ नहीं आएगी मैंने क्या कहा है। कि जो रीड ऑनली है ये आप पढ़ के पूछ ले मुझसे, आप नहीं पूछेंगे तो आईकैप ने एमसीक्यू में पूछना है, फिर आपको समझ नहीं आनी, इसलिए बेहतर है कि अभी पढ़ के अभी पूछ लें, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स के अंदर, ये देखो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिडेम्पशन, ये सारी चीजें कहते हैं जी ये ट्रांजैक्शन विद ओनर्स हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल की जो डेफिनेशन यहां लिखी है ना, वो फिलहाल आपने नहीं पढ़नी, ये आपने पढ़नी है आफ्टर, जब मैं आफ्टर पेपर्स, आफ्टर ईपीएस टॉपिक, ओके। जब मैं आपको जैसे जैसे कुछ चीजें उधार की हुई थी हमने, जब वो मौका आता जाता है, आपको पता है वो चीजें बहुत इंटेंसिटी के साथ आती हैं, समझ भी आ जाती हैं, तो एनपीओ का टॉपिक दूर नहीं है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसके बाद तो आईएस 8 करना ही है, क्योंकि वो बिल्कुल इकट्ठा ही है, करेक्शन और इसका मिक्स ही है आईएस 8 भी कुछ चीजों के साथ। उसके बाद मैं नॉर्मली कैश फ्लो करवाता आया हूं आज तक, हो सकता है इस दफा मैं ईपीएस ही करवा दूं, कैश फ्लो से आगे ले जाएं, तो ये डिपेंड करता है उस वक्त के मूड पे। तो बहरहाल ईपीएस का टॉपिक जैसे ही आप पढ़ लेंगे, ये डेफिनेशन उसके बाद पढ़नी है, फिलहाल ना पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर वही चीजें आ रही हैं जो आपको कही है कि मैंने आपको उस टॉपिक में पढ़ानी है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी होते हैं, इरिडीमेबल भी होते हैं बच्चों, ठीक है। वो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इरिडीमेबल वाली बात जो है वो ईपीएस के टॉपिक में समझाऊंगा, क्योंकि वहां पर उसकी एप्लीकेशन भी है, तो जब वो समझ आ जाएगी तो फिर ये पढ़ना कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखें जी, डायरेक्टर ने 5 मिलियन शेयर्स बाहर लगाए थे रेडी पे, ले लो भाई ले लो, शेयर दे लो, शेयर दे लो, ये थे। अभी ऑथराइज को छोड़ दें, ये थे ऑफर्ड या यूं कह लें इशूड, ठीक है। उसके बाद लोग आए और उन्होंने कितने खरीदे थे, क्वेश्चन नंबर 6 में अभी 3.75, इनको कहते हैं सब्सक्राइब्ड, ओके। और फिर
कितने के पैसे आ गए वो कहलाते हैं पेड अप। ठीक है, अब फॉर द पर्पज ऑफ जनरल एंट्री यूं कह लें, बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल नजर आना है उसमें ये तीनों खुसूसियात पाई जानी चाहिए। पहली, वो हमने इशू किया, दूसरा अगलों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, ले भी लिया, और तीसरा उसके सारे पैसे भी दे दिए। ईपीएस के टॉपिक में ही पार्टली पेड शेयर्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको बताऊंगा जब तक शेयर्स के पैसे ना आए हम एंट्री नहीं करते। जो पैसे आए हैं सिर्फ उनकी एंट्री कर लेते हैं, जो नहीं आए उनकी एंट्री नहीं करते। यूं समझते हैं कि वो शेयर्स हमने इशू ही नहीं किए। जब पैसे आ जाते हैं फिर उसकी एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होता है उसमें ये तीनों खुसूसियात पाई जानी चाहिए एट द सेम टाइम। तो जो आप लफ्ज शेयर कैपिटल लिखा हुआ देखते थे ना, लफ्ज शेयर कैपिटल, वो लफ्ज शेयर कैपिटल दरअसल ये है पूरा लफ्ज, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, बस। उसके बाद फिर वही चीजें इक्विटी के अंदर शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। ठीक हो गया, सही है। जरा पढ़ के अब देखते हैं इसको। ऑथराइज, जितना अंडरलाइन कर दूं ना, हाईलाइट कर दूं, उतना ही है। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। मेमोरेंडम में गालिबन लिखा होता है, ठीक है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स में। तो अगर कंपनी जब बनती है ना, तो वो जब इनकॉर्पोरेशन में जाती है तो उस वक्त वो एक लिमिट अप्रूव करवा लेते हैं कि इतना शेयर कैपिटल हम अपनी पूरी जिंदगी में इशू करेंगे। ठीक है, और कंपनी को नजर आ रहा हो ना कि अगले 50 साल में अगर मैंने 10,000 शेयर इशू करने हैं तो वो आज ही इतना ऑथोराइज में रखवा लेगी, चाहे अभी सिर्फ 1,000 शेयर इशू करे, अगले साल फिर 1000 कर दे, सिर्फ 500 शेयर इशू करे, लेकिन सब्सक्राइब कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा रखवा लें ताकि फ्यूचर में इसको चेंज ना करना पड़े, क्योंकि कंपनी अपने इस ऑथोराइज लिमिट से ऊपर इशू कर नहीं सकती। वैसे ये लिमिट चेंज हो सकती है जिंदगी में कंपनी के, लेकिन उसकी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, बड़ा खपखपाना होता है। तो कंपनी कहती हैं बाद के लिए क्या करना, अब एक बार जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल को अच्छी खासी लिमिट पे रख लो। तो मिसाल के तौर पे कंपनी ने ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल अपने मेमोरेंडम में लिखा कि जी हम अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 शेयर्स इशू करेंगे, और जाहिर है शेयर्स की फेस वैल्यू होती है 10 रुपए, तो 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। कितना बनता है जी शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड? बोले 10,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, कितना बना जी? ये 1 लाख कंपनी का क्या है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। देखें भाई, ये आपके ना यहां पर तो कोई नहीं है जरूरत आपको, लेकिन FAR 2 में जाके जब फाइनल अकाउंट्स आप बनाएंगे उसमें बैलेंस शीट के अंदर ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये ऑथोराइज्ड है, ये इशूड नहीं होता। इसको लिखकर इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया जाता है कि इसका ताल्लुक नीचे वाली किसी फिगर से नहीं है। अब ये है मैक्सिमम लिमिट जो हमने डिस्क्लोज करनी होती है यूजर को। ओके, यहां लिख दी, लेकिन ये डबल अंडरलाइन लगा दी कि इसका नीचे कोई ताल्लुक नहीं है। ये फाइनल अकाउंट के अंदर आप जाके बनाएंगे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपने फिलहाल सिर्फ 3500 शेयर इशू किए हुए हैं, तो ये वो इशूड शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब भी हैं, जिनके पैसे भी हैं आए हुए, और जिनकी एंट्री आपने करनी है या की होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो ये है वो 3500 शेयर्स, और इनकी भी फेस वैल्यू आपको पता है। शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो फेस वैल्यू आती है ना। ठीक है, तो 3500 शेयर्स एट ₹10 ईच, कितना बनेगा जी? 35,000। ये 35,000 यहां पर आएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर प्रीमियम जो आप पढ़ रहे थे अभी तक, रिटेन अर्निंग्स, ये सारी चीजें इसके आगे चल रही होती हैं। ठीक है ना, तो इशूड, पहली बात ऑथोराइज शेयर कैपिटल, और दूसरा इशूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप। बात समझ आती है अब इसको देखकर? ठीक है, सही है। तो ऑथोराइज है मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। इशू, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल वो जो पैसे आ चुके हैं, ठीक है, हमने इशू किए थे, तो अपनी लिमिट से के अंदर रहते हुए इशू कर सकते हैं। अब हम मजीद 6500 शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब जाके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जी। तस्वीरों वालों ने तस्वीरें खींच ली हैं जी, दे ठीक है जी। इशूड शेयर कैपिटल, सिर्फ इतनी सी बात, इशूड शेयर कैपिटल इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स अ कंपनी सेल्स का मतलब जो बाहर रेडी पे लेकर बैठे थे। ठीक है, और सब्सक्राइब्ड क्या है? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स दैट इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय। ठीक है, उनकी कितनी अमाउंट है जी? कमिट कर लिया जी उन्होंने कि जी हम ये खरीदेंगे, अभी सब्सक्राइब्ड है, लेकिन हमने एंट्री किसी करनी होती है? पेड अप। इसलिए तो मैंने यहां पर लिख दिया इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल क्या होता है जी? पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर इट्स शेयर्स। डन हो गया जी। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है आफ्टर ईपीएस, लिख लीजिए। जाहिर है शेयर्स रिडीमेबल, इरिडीमेबल, प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी, ये सारी डिस्कशन वहां पे जब करनी है तो फिर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसको पेंडिंग रखें, चले आगे। अच्छा जी,
उसके बाद शेयर प्रीमियम रीड कीजिएगा, रिडेम्पशन को रीड ऑनली कर लें। लेकिन इधर देखें, ये एग्जांपल अब रेलेवेंट नहीं रही। ये एग्जांपल मैं आप बच्चों को करवाया करता था, ठीक है जी। ये एग्जांपल अब आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा ये एग्जामिनेबल। जरा पढ़ के आना, मैंने शायद तेजी में देखा था गाड़ी में आते हुए, तो शायद उन्होंने लिखा हुआ इज एग्जामिनेबल, हो सकता है तो फिर मैं करवा दूंगा कल, लेकिन पढ़ के आना सारे, ठीक है। अच्छा जी, तो रिडेम्पशन क्या है? जब कंपनी अपने ही शेयर्स बाय बैक कर ले। किसी फजूल तंग करने वाले शेयर होल्डर से जान छुड़ानी है, या कोई ऐसा इन्वेस्टर जो आया था हमारे साथ जब हमारी कंपनी बनी थी, वो कह रहा है यार अब मुझे जाने दो यार, मैंने कहीं और भी इन्वेस्ट करना है, चल पड़ो तुम लोग, ये शेयर्स मेरे खरीदो, बाजार में तो बिक नहीं रहे। तो ऐसी सूरत में कंपनी कभी कभी अपने शेयर्स खुद भी बाय कर लेती है वापस, इसको रिडेम्पशन भी कहते हैं। अब बस ये इतनी ही डिस्कशन है आपकी, ठीक है। वैसे आईकेएफ ने लिखा हुआ था हम करवा देते थे, कभी टेस्ट ये हुआ भी नहीं था, आईकेएफ की किताब में भी इसी कोई एग्जांपल नहीं थी, ठीक है। लेकिन रिडेम्पशन का लफ्ज किताब चैप्टर में था, तो मैं तो बच्चों को एग्जांपल भी करवा दिया करता था कि इसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। एंट्रीज भी उन्होंने किताब में भेजी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने मैंने तेजी में जो देखा उसमें ये नजर आया कि वो नॉट एग्जामिनेबल। आप देख के आइएगा, अगर कहेगा एग्जामिनेबल तो कल एंट्री कर लेंगे, एग्जाम्पल मसला ही कोई। जी चले, तो रिडेम्पशन इज द री-एक्विजिशन ऑफ एंटिटीज ओन शेयर्स। A company may redeem its shares for a number of reasons, such as to buy out certain shareholder or to provide an exit strategy to a third party investor. बेटा क्यों मैं ये बात करूं अब? वैसे इधर देखो ये सारी एंट्रीज मौजूद थी कौन से रिजर्व में से, लेकिन अब क्यों, अब तो देखना ही नहीं आपने, जब तक कि आप ये ना कंफर्म कर लें कि ये एग्जामिनेबल है। अगर हुआ तो फिर कल मैं बताऊंगा कौन से रिजर्व में से। जी, डिविडेंड रीड ऑनली करना है, बोनस इश्यू रीड ऑनली, राइट इश्यू रीड ऑनली, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम रीड ऑनली करना है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी बात ना मैंने की थी, रिजर्व्स दो तरह के होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। जिनसे डिविडेंड बांटा जा सके वो कैपिटल, दूसरे रेवेन्यू बताया था, पढ़ना यहां पे, फिर रिवाइज भी कर लेंगे, कल देखेंगे अगर मसला हुआ तो। इधर देखो भाई, जर्नल एंट्रीज, ये सारी जर्नल एंट्रीज आप कर चुके हैं, पढ़ने की बात है बस। 4, 5, 6 पढ़नी है, पता लगे 7, 8, 9, और उसके बाद ये वो एंट्रीज है जिनसे मेरे हिसाब से आपकी जान छूट गई। आपने कंफर्म करना है जो यहां से आगे 10, 11, 12, 13 और ये अगली सारी डिस्कशन ये थी रिडेम्पशन की, ठीक है। सही है, क्या कह रहे हो? हैं फर्स्ट आना मुश्किल। प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लाजमी पढ़ना है इसको, लर्निंग आउटकम 6 को। फॉर्मेट देख लीजिएगा, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर बच्चों ये वाली चीज इग्नोर कर दीजिएगा, रिडेम्पशन, ठीक है। बाकी फॉर्मेट देख लीजिएगा। होमवर्क आपको मैं पहले से बता चुका हूं, ठीक है। होमवर्क लेक्चर 67 का ये है, ये लेक्चर लाजमी सुनिएगा। कल आइए सेट शुरू करना है, दूंगा इसका टाइम कैसे मैनेज करता हूं, कोई एक्स्ट्रा क्लास में कोई रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे चलाऊं, जो भी करूं। आइए सेट कल लाजमी शुरू करना है, टाइम से आइएगा और टेस्ट लाजमी दीजिएगा, वरना कल क्लास में बहुत खजल करूंगा आप लोगों को, ठीक है। बैठ जाओ। आइए सेट टेस्ट में कैसे हो सकता है भाई, टेस्ट पहले से बना हुआ है, आपको बताया हुआ है, सिर्फ एमसीक्यूज डलने बाकी। और आइए सेट तो कल पढ़ना है। IAS 1 तक कहा था, स्टेटमेंट इक्विटी तक कहा था, इसका सवाल भी डाल दिया था, इसको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया मैंने अपने एंड से। ये होमवर्क करे बगैर मत आना जिंदगी, तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।